नया बजट, नई तजावीज़, तालीम, सेहत, आवाम नज़रअंदाज, IMF की कड़ी शराइत, सरमायादारी निज़ाम, मुल्की इकनॉमी तबाह, जिम्मेदार कौन। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हमारे साथ मुल्तान में सीनियर टैक्स एडवाइज़र, सीनियर कानूनदान जनाब चौधरी मोहम्मद खालिद अब्बास साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बहुत गर्म सर, वेरी मच आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। तो खालिद असद मेरा नाम है जी। और मैंने ताल्लुक कहाँ से रखते हैं सर? जी, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? अब तो हम मुल्तान से ही हैं। तो एक मेरी बेसिक एजुकेशन भी हमारी मुल्तान की है, लॉ भी मुल्तान से ही है, प्रैक्टिस भी मुल्तान। लॉ कौन से सन में किया सर आपने? 82 की बात है, 82 और 83 की बात है। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे जैसे तब्दीलियाँ आई हैं, हर चीज़ कमर्शलाइज हुई है जी। एजुकेशन भी कमर्शलाइज हो चुकी है। हमारा जो सियासी ढांचा है पब्लिक का, अवाम का, निहायत गरीब लोग भी हैं, दरमियाने लोग भी हैं, उमरा का अलहदा तबका है। इन तीनों तबकों के लिए अलहदा निज़ाम जरूरी है। गरीब आदमी की जरूरत नहीं है कि वो निज़ाम तलीम हासिल कर सके जो उमरा हासिल कर रहे हैं। उनके लिए इंस्टीट्यूशन अलग है, सब कुछ सिस्टम है। बाकी वही जो निज़ाम बाकी तमाम मामलात में चल रहा है कि अल्टीमेटली बेनिफिशरी यहाँ की टॉप के जो ऊपर के लोग होते हैं वही। सर, तालीम से ख़ानदान और कौमें तरक्की करती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? नो डाउट, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो तालीम अब हम ले रहे हैं या दे रहे हैं, इनसे कोई तरक्की वाला मामला कोई नहीं होगा। आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से देखते हैं, आज से आप 40 ईयर्स पहले चले जाए जी, तो उस वक्त जो उस्ताद की हैसियत थी वो आज है। आज उस्ताद भी कमर्शियल है। हमें याद है, हमने अपने असातिज़ा कराम को, अगर हमने 76 में, मुझे याद है, जो जिनको हमने ज़हनी तौर पे उस्ताद तस्लीम किया, वो उस्ताद थे, हमने 40 साल तक उनसे राब्ता रखा और उन्होंने हमें आउट ऑफ वे जाके, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं थे उनके, उन्होंने हमारे लिए न सिर्फ बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, ड्राइंग की, और ऐसे ये इंस्टीट्यूशन से हट के उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए मोहब्बत, और उनकी कोशिश होती थी कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। आज की पोजीशन ये है, स्टूडेंट को पता है कि मैंने पैसे देने हैं, फीस देनी है, और लेने वाले को पता नहीं लेनी है। दैट्स फिनिश। इससे आगे कोई उनका आपस में राब्ता नहीं है। मुल्क में प्राइवेट तालीम का राज, रट्टा सिस्टम, नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है सर? देखिए, हमें वही लॉर्ड निकाले वाला सेटअप आ गया है जी। क्या हमने क्लर्क पैदा करने हैं जी, वो हम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के सेटअप में है जी। दूसरा सेटअप जो प्राइवेट सेक्टर में सेटअप, उन्होंने पता है कि हमने ये CS के ऑफिसर हैं या जो भी ऊपर के सेट, हमने पाकिस्तान के लोगों पे हुकूमत करने के लिए एजुकेशन हासिल करनी है। उनके पास चूंकि फाइनेंस है, वो अपनी फाइनेंस के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। बीकन हाउस है, दूसरे इस लेवल के जो स्कूल हैं, आम लोग सोच भी नहीं सकते इन स्कूलों में, हाँ वो कितने टैलेंटेड हो, वो सोच भी नहीं सकते कि हम इन स्कूलों में जाएं, और वे वही कर सकते हैं जिनके पास फाइनेंस वापर मिकदार में। सर, मुल्क में तालीम आम, प्राइवेट तालीम का राज, मुल्क में महंगी तालीम, 2 करोड़ से ज्यादा गरीब का बच्चा तालीम से महरूम, कसूरवार कौन है सर? अब हर चीज का मामला है। मैं अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ जी, तो मेरे पास तो यही अपॉर्चुनिटीज है ना जो मेरी नियरेस्ट है। अगर मैं नीचे मामला में, मेरी मुआशी हालत दुरुस्त ही नहीं है वालदैन की, ऐसा नहीं है। बाज़ बात वालदैन बहुत, आजकल एक ट्रेंड आ गया, हमने देखा है कि वालदैन बहुत कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, अगर वो कहते हैं ना फजूल खर्ची करना, तो वो एजुकेशन पे फजूल खर्ची की हद तक भी जाते हैं, लेकिन बहुत कम तादाद है इनकी। और बाकी जो आप रह गए हैं कि आप बात कर रहे हैं कि आपने उसको क्वेश्चन पूछा था मुझसे,
महंगी तालीम हाँ, महंगी तालीम का तो देखिए वो तो है, कमर्शलाइजेशन है वहां पे, जी। वो तो शॉप्स हैं, आपने जितने पैसे देने हैं उतनी की आपको चीज मिल जानी जी। तो सीधा सीधा सा मसला है उसमें। कोई शायद कोई बंदा तो अपने सर आप क्या समझते हैं कायद का पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? कि हमें जो एजुकेट किया गया है, जी। मतलब वो तो अब आप देख लें, कायद आजम का पाकिस्तान तो हमें एक ना ख्वाब नजर आता है। जी। उसकी वजह ये है कि हमने तो जब हमारे बड़ों ने हम सारे हम भी हमारे बुजुर्ग भी माइग्रेट होके आए थे, इंडिया से आए यहाँ पे, उनके जज्बात कुछ और थे। जी। उन्होंने नो डाउट उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, शायद हमें उनका एहसास ही नहीं है। जो अ, मुझे बेशक मेरी फैमिली के भी बहुत सारे लोग वहां पे चले थे, यहाँ तक नहीं पहुंच जी, सके रास्ते में, जी। लेकिन मुझे उनके दर्द का एहसास भी मुझे नहीं है। मैंने किया सिलसिला, तो अब कायदे आजम का एहसास क्या, हमने क्या करना है, हम पोजीशन हो गई है हमारी, जो बैल एक चल रहा है अपना, वो समझ रहा है कि बस यही दुनिया है, हम चले जा रहे हैं। मोस्टली लोगों को रोटी के चक्कर में लगाया हुआ है। बिल्कुल। आप कहा ना, मुझे उससे फुर्सत मिलेगी तो मैं दाएं बाएं देखूंगा। और अब तो जो मामलात हैं, हमारी जहनों पर थोड़े, हमारी सोच पर भी पाबंदी है, बिल्कुल। हम नहीं बात कर सकते। बजट के मौके पर आवाम, तालीम, सेहत को नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि तालीम और सेहत पेचीदा मामला रखते हैं और उनको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए बात सुने, बात दो चीजें होती हैं। आपकी बात के नजरअंदाज क्यों किया जाता है? देखिए पब्लिक की गवर्नमेंट जब होगी जी। वो पब्लिक के बारे में सोचेगी। राइट। पब्लिक के पास किसी ने आने हैं, मतलब होता है ना, एक सिस्टम चल रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन है, हमारे नेशनल असेंबली के इलेक्शन है, वो लोगों ने आना होता है और वो जवाबदेह होते हैं, 100% नहीं होते। अल्टीमेट उन्होंने पब्लिक में दोबारा आना होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने करना होता है। आज जो पोजीशन आ चुकी है वो ये है, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना पॉलिटिकल फिगर कोई जवाब दे नहीं है किसी किस्म का भी। और ये कि बजट पे कि पब्लिक के किसी एहतजाज से ये तब्दील है, बजट एक खास लोग एक खास पर्पस के लिए, खास लोगों के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। अब हमें भी पता है कि सारे मामलात हैं, तो कहाँ से, ठीक है ना, अल्टीमेट फाइनेंस जो किसी बात है, फाइनेंस, मैंने छोटा सा घर चलाना है, मुझे घर में 100 रुपया मेरा खर्चा एक माह का, अब वो 150 हो गया, अब वो मैं बाहर से लाऊंगा तो वो 150 कहीं ना कहीं अपनी इंक्रीज करूंगा। अगर तो मैंने कहीं एक दफा लोन ले लिया, यार मुझे पता होगा मैंने लोन ले लिया, नेक्स्ट मैंने यहां से करना है, पूरा कर लूंगा। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लोन लोन और लोन, मतलब इनकी सिर्फ लोन बढ़ता जा रहा है। अब आप देख लेना हमारे बजट का बेशतर हिस्सा जो है, हमने पुराने कर्ज उतारने और उसका सूद देने से पूरा किया है। वो कहाँ से सिस्टम है, मतलब सर आपकी तरफ वापस आते हैं। जी प्लीज। शोबे वकालत और टैक्स की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? शोबे वकालत का मतलब ये था कि शुरू से ही, मतलब होता है ना, ये इंटायरली दो डिफरेंट शोबे हैं। वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है। जी बिल्कुल ठीक है, मतलब इतना हमें ज्यादा नहीं पता था शुरू में कि वकील बनना तो अपनी बात थी, कि टैक्स का मामला भी एक इंडिपेंडेंट, बहुत से लोगों को पता भी नहीं था। टैक्स का जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट शोबा है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनली आप कर लेंगे टैक्स कर लेंगे, वो नहीं मामला होता। तो मैं वेरी फर्स्ट डे, मतलब मैं टैक्स में ही मतलब प्लान करके आया था कि हमने टैक्स में प्रैक्टिस करनी है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद महमूद हसन बुखारी, उनका नाम था एक मुमताज में, अल्लाह ताला ने गिरी करामत करे, एक मुल्तान में उनका नाम था। मैंने फिर 6 साल उनके साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद, मतलब शायद मैं मुल्तान का चांद क्या शायद वाहिद ही बंदा हूँ जिसके ऑफिस का इफ्तिताह उसके उस्ताद ने किया था प्रॉपरली। मतलब आके ना कि भाई अब तुम हो गए, अब अपना कुछ सिलसिला करो। अब जैसे भी, मतलब मुझे नो डाउट उन्होंने धक्का दे के मुझे इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाया कि आप आए खोलें, और मेरे इफ्तिताह भी मेरे उस्ताद ने, मतलब मेरे ऑफिस का किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अप्रॉक्सीमेट 38 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। और फिर छोटा सा था, हमने
मुल्तान टैक्स बार। मुल्तान टैक्स बार पाकिस्तान की तीसरी टैक्स बार है बड़ी। कराची, लाहौर, इसके बाद मुल्तान। तो उसमें हमने एक अच्छा, हमारे सीनियर्स भी थे, नहायत अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया। तो मैं शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन की। मैं मोस्टली अप्रॉक्सीमेट 7 और 8 टाइम मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉन्टेस्ट करके हमने इलेक्शन। कौन से समय सर? और मैं तो लास्ट ईयर भी प्रेसिडेंट था मुख्तलिफ अखबार में, मतलब मैं हैट्रिक भी 3-3 साल मुसलसल भी रहा पिछले। अब तो मुझे याद भी नहीं रह गए, इतने हो गए कि 3-4 साल में जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा तो हमारी एक बॉडी है जो पाकिस्तान, जिनके साथ हम एफिलिएटेड हैं, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। वो माशाल्लाह उनका एक हमारे लीडर हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब, कराची से हैं, बहुत नाइस फेलो। मतलब उन्होंने कोई खास तवज्जो फरमाई। मैं 3 टाइम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान का रहा मुल्तान सीट से। अप्रॉक्सीमेट 7 ईयर मैंने वहाँ एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार के साथ। सर आप इन इदारों में आला तो प्रोफाइज रहे, आपने अपनी वकला के लिए या टैक्स एडवाइजर्स के लिए, टैक्स कंसल्टेंट के लिए, बार के लिए क्या इकदाम उठाए? जी नोट ठीक हो गया। जब हम आए थे हमारी बार छोटी थी और हमें ना बिल्डिंग के अंदर ही एक कमरा था हमारे पास एज अ बार रूम। हमसे जो पहले आए थे उनके पास शायद वो भी कमरा नहीं था, उनकी काविश, उन्होंने वो बार रूम बनाया, सेटअप किया। जब बिल्डिंग दोबारा रेनोवेट हुई, इनको नई कंस्ट्रक्शन का इनको मतलब सेटअप सिलसिला हुआ, तो ये हमारे ही टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दोस्तों ने मिलकर कोशिश की। उसमें सबसे पहले तो हमने बार रूम, इंडिपेंडेंट फुल फ्लैज बार रूम हमें मिला आपका इधर, और उसमें हमारी भी कुछ काबिश थी जाहिर है। एज अ प्रेसिडेंट, एज अ ग्रुप, मुझे आम लकी मुझे बहुत अच्छा ग्रुप मिला था दोस्तों का, जिन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा तावन किया उस वक्त। तो उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे जिनका नाम अब्दुल्ला यूसुफ साहब, उनके साथ भी हमारे कुछ दोस्तों की बहुत ज्यादा कुर्बत थी, उनका बेनिफिट भी हमने लिया। उसके बाद, और मुझे याद है जब हमने पहले इफ्तिताह किया इसका, तो ये ख्वाजा शरीफ साहब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उस वक्त वो तशरीफ लाए थे इनॉग्रेशन के लिए। उसका बड़ा, इसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे, फिर हमें इसके ऊपर एक बड़ा हॉल मिला, वो भी अब्दुल्ला यूसुफ साहब उन्हीं के दौर में, उन्होंने काफी हमारे साथ तावन, बड़ी खिदमत रही, नो डाउट। इस वक्त हमारे पास एक बहुत खूबसूरत बार हॉल है, शायद वो पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे। कराची वालों के पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी हमारे पास एक, और वो हम समझते हैं कि दोस्तों की सारी स्ट्रगल, कोशिश, आज एक अच्छी जगह जो हमें बैठने को मिली हुई है, वो सारे दोस्तों की। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा हैं? तो आप नहीं कह सकते थे, कह सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल जब कॉन्टेस्ट करते हैं हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जब हम एज अ प्रोफेशनल, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, हम टैक्स बार का हिस्सा है, डॉट फिनिश। लेकिन चूंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर बंदे का अपना कोई ना कोई आइडिया तो होता है, इनमें कोई ना कोई तो उनका अपना रुझान होता है। ये पीपल्स पार्टी है, ये सिलसिला, जो मेरा थोड़ा रुझान था नून की तरफ, ठीक है। तो मैंने एक इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर्स का इलेक्शन मैंने नून के टिकट पे कंटेस्ट किया, लेकिन मौजूदा हालत में जो मैं नहीं समझता कि वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी रह गई है। तो सो मतलब हमने भी कोशिश की है माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक आपकी आला खिदमत को मद्देनजर रखते हुए कभी हुकूमत ने आपको कोई पेशकश की? नहीं, ऐसा यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मेरी ना बड़ी कोशिश थी किसी दौर में, मैंने बताया ना आपके नोन में, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ना, फिर जैसे जुनून होता है कि यंगस्टर बंदा, एज भी होती है, तो मैंने शायद एमपी के लिए भी कोशिश की कि मैं कंटेस्ट करूं। और जो प्रोसीजर होता है कि आप अपना बायोडाटा दें, अप्लाई करें, आप उसके लिए जाएं, मैं गया भी था वहाँ। नवाज शरीफ साहब खुद उस वक्त बैठे थे, तो वहाँ का, तो जब हमने देखा ना, तो उसमें 2 चीजें
जिसके पास नहीं है वो इलेक्शन के करीब भी ना जाए। हम्म, सबसे पहली बात ये है, नंबर एक, अगर तो उसका ये जो रोजगार है ऑटो गियर में है, ऑटो गियर से मुराद ये है कि रोजगार उसका कोई ऐसा है, किसी की फैक्ट्री चल रही है, दो भाई हैं वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, तीसरा वेला है इसको चल रहा है, उसको उसका हिस्सा आ रहा है, तो वो तो आ जाए। और एक तो सबसे पहले ये, और तीसरा ह्यूज अमाउंट चाहिए इलेक्शन के लिए। राइट। बगैर पैसे के इलेक्शन मेरी बेइज्जती और लालत होगी। जब ये हमने देखा कि यहाँ तो ये मामला है, तो फिर शायद हमारा हौसला नहीं पड़ा आप और ना हमें इंडिपेंडेंट टिकट मिला। आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है और आपके क्लाइंट आपकी कंपनी से आपकी खिदमत में मुतमईन है? देखिए, ये तो ना मैं कहूँ कि क्लाइंट मुतमईन है, ये तो क्लाइंट्स बताएगा आपको मैं मुतमईन हूँ कि नहीं, वो मुतमईन है कि नहीं है, कि ये तो क्वेश्चन उनका बनता है। बाकी मैं मुल्तान में खालिद असद एंड कंपनी के नाम से काम करता हूँ। एक चीज है कि बहुत छोटे से सेटअप में नए आए काम किया, अगर आज एक ह्यूज तादाद है तो अल्टीमेट की वजह होगी, मतलब मुतमईन होंगे तो बैठे हैं हमारे पास। बाकी कोशिश हम करते हैं जी कि जाहिर है, और मेरी एक जरूर है कि बंदा काम के तो हम फीस ले लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है, जाहिर एक प्रोफेशन है, हमने फीस, हमारा रोजगार चल रहा है ना सबका, लेकिन एक जरूर कोशिश करते हैं कि हथखंडों से बचे। इन माई फुल टर्न्योर आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी को जच न करूं। एक बंदा जितना मर्जी तकलीफ में आए, आप प्रोफेशनल बात करें और उसके लिए आसानी पैदा करें। राइट। मैंने पूरी कोशिश की है कि बंदे आए ब्लैकमेलिंग में ना जाए, जिच ना करें, और उन्हें बताया कि उन्हें कम से कम, अगर इतने वो जिच है, तंग है, कम से कम जो आप आसानी दे सकते हैं वो तो दे, उसका आपने अल्लाह ताला से मुआवजा लेना। सर, टैक्स चोरी किस शोबे में हो रही है और टैक्स चोर कौन है? छोटी सी बात है इसमें, छोटे छोटे मामलात में टैक्स चोरी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। बड़ी इंडस्ट्री जहां भी है बेतहाशा टैक्स चोरी कर रही है, और वो कोई खुफिया चोरी नहीं अब तो इंडस्ट्री जमीन से तबाह हो है। गई। जितनी है नो डाउट, आपकी बड़ी इंडस्ट्री का जो भी है, जहां भी है, और वो कोई खुफिया नहीं है जी, कि जनाब ये तो बिल्कुल खुफिया है, सब कुछ है। उसमें ना एक खास वजह ये भी है, एटीट्यूड जो है डिपार्टमेंट का, उससे इसे कोई गर्ज नहीं है, कोई ऑनर नहीं है किसी के लिए, ये बहुत अच्छा टैक्स पेयर है, जो आएगा उसी की गर्दन दबाएंगे। एफबीआर का मतलब एक एफबीआर के एटीट्यूड की वजह से भी लोग नाइड है। अब तो आना ही नहीं चाहते कि एफबीआर के जुमरे में हम आए, एफबीआर के हम सर्कल में आए। वो तो अब गवर्नमेंट ना पॉलिसीज ऐसी बना रही है कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है बंदों का। लेकिन फिर भी आपके ख्याल में नए टैक्स पेयर को कैसे नेट पे लाया जाए? अब तो इनके पास देखो इंडिविजुअली सेटअप में नहीं है ना, अब तो कोई टैक्स पेयर रह ही नहीं सकता। कोई जिस बंदे ने काम करना है उसको टैक्स पेयर बनना पड़ता है। 10 इनको थर्ड पार्टी सेटअप मौजूद है, इधर से इधर, मतलब आईटी का दौर है अब तो। नादरा के पास बहुत सारा डाटा है, बिल्कुल मुकम्मल डाटा है। अच्छा, ये भी करना, इनफैक्ट ये ऐसा नहीं होता कि ऑफिसर हैं जो वो काम नहीं करना आता उन्हें, ऐसा नहीं, बहुत लायक लोग मौजूद हैं, काम करना भी चाहते हैं, करते भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि काम लेने वाला हो तो बताए कि ये करना है। तो सर, रुकावटें कहाँ पेश आ जाती हैं जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं? कैसे जरा रुकावटें कहाँ पेश आती हैं जिसकी वजह से? रुकावटें नहीं है, बहुत सारे मामला गैर ऊपर से आपको खुद, मतलब आप जो बहुत हमारी हायरार्की ऊपर बैठी है ना, मशीनरी के ऊपर से नीचे अलग छोड़ दे। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत, जो उन्हें टारगेट दिया जाता है ना वो अचीव करते हैं। अब जो टारगेट ऊपर से मिलते हैं वो क्या है वो उन्हें पता है। रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल जिम्मेदार कौन? हम उसमें एक तो टैक्स पेयर का माइंडसेट आपको बताया कि कोई खुश दिली से टैक्स देना नहीं चाहता। फिर एटीट्यूड इनका उस वजह से भी अनाइड है। अब अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल है तो
सबसे पहले तो पॉलिसीज में डिस्क्रिमिनेटरी होती है, बिना पॉलिसी जब बनाते हैं उसमें काफी सारे खुद ब खुद वो इन्होंने रखे होते हैं कि इधर से भागो उधर से भागो, कानून ऐसे ऐसे बनाएंगे जिनको पता भी है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना, कुछ इंटेंशनली ऐसे बनाएंगे कि अच्छा यार ये करेंगे तो आगे चोरी शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ फिर उसमें जाहिर है छोटा स्टाफ ही हिस्सेदार बन जाता है। FBI की जो एक टीम है बहुत बड़ी, वो भी अपने काम से फिर इधर उधर हो जाती है। इनकम टैक्स 2001 का ऑर्डिनेंस और अमल दरामद कराना किसकी जिम्मेदारी? दो भी FBI की जिम्मेदारी है, ठीक है। मैं फिर भी मैं एक बात मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी है वो ये है कि हमारे पास काबिल स्टाफ मौजूद है, काम करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर उनसे ऊपर वाले काम लेना चाहें तो उन्हें अजीब अजीब काम देते हैं, अजीब अजीब उन्हें टास्क देते हैं, वो उसी में रहते हैं। और अगर उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता उसका तो उसमें ना FBI के लोकल स्टाफ से ज्यादा जो FBI ऊपर बैठा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टैक्स पेयर शदीद परेशान हैं जो नेट पे मौजूद हैं, उन्हीं को दोबारा नोटिस भेजे जाते हैं। टैक्स पेयर चाहता है कि हमें रिलीफ दिया जाए, उसे रिलीफ नहीं दिया जाता, क्यों? उसमें अब ऑर्डर सिस्टम रखा हुआ है जी, और मामला हैं, लेकिन ये तो नहीं है। तो टैक्स पेयर भी अपना दाएं बाएं उन्होंने निदीसियों रास्ते बनाए हुए हैं। एक मेंटली तौर पे हम टैक्स देने के लिए तैयार कोई टैक्स पेयर नहीं होता। जो मैं कहूँ जब फाइलें शाइलें मतलब मोस्टली फेक या फिक्टिशियस है, असल बात तो ये है। अब आप क्वेश्चन ये कि चोरी का मामला है या जो भी सिस्टम है, देखिए गुंजाइश मौजूद है तो फिर ये ना बहुत सी गुंजाइश उन्होंने खुद रखी यहाँ से। तो सर आप क्या समझते हैं कि चीफ कमिश्नर से लेकर जी 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 इंस्पेक्टर तक, हाँ जी, चीफ कमिश्नर से लेकर इंस्पेक्टर तक करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये चोरियां होती हैं? मैं बताता हूँ। इसमें ना आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये बहुत करप्ट लोग हैं जी, आए तो जनाब हर बंदा कोई पैसे लेने के लिए भी आया बैठा है। बहुत अच्छे अच्छे बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन जब उन पर चेक एंड बैलेंस है ही नहीं जी, तो उसमें कोई शक नहीं। जब ऑडिट में केस आता है तो आप बाइंडिंग होगी, आपने ये बार्गेन करनी है या फिर टैक्स लगवाना है और अपीलों में जाना है। आपके ख्याल में FBI का पूरा ढांचा सियासी मुदाखलत और सिफारशी मुदाखलत से पाक कर दिया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है? लेकिन फिजिकली देखा जाए ना लोकल लेवल पे कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ऊपर की हद तक नो डाउट पॉलिसी मेकर्स इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिसी मेकर अगर बहुत अच्छी पॉलिसी वाकई दें तो हमारे पास जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है FBI के RT ओरिजिनल टैक्स ऑफिसर वहाँ बहुत काम करने वाले लोग पड़े हैं, वो सारे करप्ट लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा सुबह आता है पैसे लेने के लिए आता है, वो तो देखिए और अच्छा गाइड भी करते हैं। वो बात है कि टैक्स मतलब बहुत से इदारों से बहुत अच्छा इदारा है ये। आप चले जाएं, आपको ये नहीं कहेंगे आप पैसे लाए हैं, आप देखें जरा, चले जाएं वापस में चले जाएं, आप चले जाएं वहाँ पे अकाउंट ऑफिस में चले जाएं, आप कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में जाके चले जाएं, क्योंकि मैंने देखा इधर भी, और चले जाएं वो तो पैसा आप ये भी निकालने के शुरू करेंगे। यहाँ ऐसा काम नहीं है। ये तो उस वक्त जाके एक बात कहीं होती है, वहां का बंदा भी है, देने वाला भी है, कोई नाजायज बेनिफिट मैं लूंगा तो उसको पैसे दूंगा, या मैं किसी लॉस से बचने के लिए वहां तय चलता है। मामला खुद रखा हुआ है, ऐसा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है उनके ऊपर। कोई भी किसी अफसर को जो मर्जी कर ले। पाकिस्तान के तमाम इदारों में खासकर FBI कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, अमल दरामद कैसे कराया जाए सर? ये ना कोई मतलब अब क्वेश्चन नहीं है। मैंने एक बात बताई आपको कि अमल दरामद आज की पोजीशन में गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है जी, वो सफेद को स्याह कहे तो वो स्याह हो जाता है, बिल्कुल, स्याह को सफेद कहे सफेद हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो अगर उसमें लोग पोल हैं या उसमें मामला इस किस्म के हैं कि ये
ये गलतियां हैं, ये दुरुस्त नहीं है, तो ये सब कुछ वो खुद रखना चाह रहे हैं। बस गैर यकीनी एक किस्म का सिस्टम खुद रखना चाह रहे हैं। अगर सिस्टम इतना ही नीट एंड क्लीन हो तो मुझे क्या तंगी है, फिर कहाँ से करप्शन होगी। FBI का दरामदी और बरामदी कोटा गैर फाल बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? FBR पे कोई बहुत देखा, देखिए पाकिस्तान की आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, जी तो कोई पाकिस्तान में ना वो ऐसा नहीं है मामला कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये कोई बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं। ये पॉलिसी है, मैंने बताया ना, बहुत कम मामला आते हैं एक्सपोर्ट के, अगर हैं तो ये तो नहीं कोई ऐसे मामला। वजारत खजाना हो या पॉलिसी मेकर, जी FBI ने हमेशा स्कीमें लॉन्च की। एक स्कीम आई ताजिर दोस्त पॉलिसी, बुरी तरह नाकाम हुई। इसी तरह अब आ रही है रिटेलर के हवाले से। जी जी। क्या ये स्कीम कामयाब होगी या ये भी नाकामी का शिकार होगी? अच्छा ये देखो, इसमें एक तो क्लैरिटी नहीं देते ये जी जब आ जाते हैं, तो इतना भी वो स्कीम आई है, जी अभी उसके सर्कुलर भी आएंगे बैकअप में, क्या छठा है सिलसिला। देखो मेरा तो एक ही छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस देखा है। जी जी अगर आप कोई पॉलिसी, कोई स्कीम नेक नियति आ जाती है ना, कोई नेक नियति से देते हैं और नेक नियति से ही उन पर अमल करते हैं, उसका बेशक स्कीम में खामियां भी हों, अगर नेक नियति से उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, वाकई स्टेट के लिए, पब्लिक के लिए उसमें कोई इंटरेस्ट है और आप कोशिश करते हैं, तो आप दोनों चीजें हासिल कर लेते, वो जरूर बेनिफिशियरी होती है। अगर आप कोई अच्छी से अच्छी पॉलिसी भी बना लें, उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होती है वहां पे करप्शन, धंधेबाजी शुरू हो जाएगी, तो खत्म। उस अच्छी से अच्छी पॉलिसी को भी वो नाकाम हो जाती है। हमारे सर्वे के मुताबिक टैक्स कलेक्शन ईरान और बांग्लादेश से पाकिस्तान की कलेक्शन ज्यादा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? कलेक्शन नो डाउट, कलेक्शन का मामला नहीं है। देखिए ना, कलेक्शन तो आप अपने जब हमने करनी भी तो लिंक पे है जी। एक मैंने बताया ना अब आपको, आज के दौर में लॉ एंड ऑर्डर बहुत पीछे चला गया। जी बिल्कुल। ये काली किताबें, लाल किताबें, इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। ठीक है, गवर्नमेंट टारगेट देती है, ये सारे टारगेट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट बन गया है ना, कि जनाब ये आपने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, अगर रिस्पेक्टिव ऑफ के पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है, पब्लिक जिच है, तंग है, फिजिकली नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट को तो टारगेट से मतलब है, वो कोशिश गलत करेगा। मैंने बताया ना, अभी आपने जिक्र किया लॉ एंड ऑर्डर का, आजकल बेंच चेहरा शहनाई के तहत, फेस रीडिंग के तहत वकला को सुनती नजर आ रही है और फैसले करती नजर आ रही है, ये बात दुरुस्त है? ऐसे जरा दोबारा प्लीज। बेंच जो है आजकल चेहरा शहनाई और फेस रीडिंग के तहत वकला को सुनती नजर आ रही है और फैसले करती नजर आ रही है, ऐसा कुछ है अदलिया में? देखिए, एक सिस्टम चल रहा है, निज़ाम है, कोई तो है चल रहा है, लेकिन आप के जो लॉ एंड ऑर्डर की बात किया, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, आप ऊपर चले जाएंगे ना, जब अब हमारी कोर्ट्स का मामला अजीबोगरीब हो गया, जहाँ लॉ वर्सेस मतलब कोई ऐसी चीज है, केसेस मौजूद है जहाँ ऊपर के मतलब उनके बेनिफिट हैं, हमारे एस्टैब्लिशमेंट के बेनिफिट है, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई काम ही नहीं है, हमने जो बाहर नजर आया। लेकिन नीचे फिर कोर्ट्स उनको फॉलो तो करती है ना, लेकिन अल्टीमेट एक सिस्टम मौजूद है, आपका और मेरा कोई एक मैं वर्सेस एम कोर्ट में, तो वहां कोई छोटे मोटे केस तो ला के चल ही रहे हैं ना। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल टैक्स कलेक्शन है या बढ़ती हुई महंगाई? किसी चीज का भी मामला ना एक एलिमेंट नहीं होता जी, कि मसाइल है तो सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो किसी चीज को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो महंगाई है, यहाँ पे मामला कुछ ऐसे नहीं है, कुछ तो आप बताते हैं कि जो मेन महंगाई का मामला अल्टीमेट ना आपके बस में होता ना मेरे बस में होता है, ऊपर कर रहे होते हैं, उनके मामला हैं। हम असल में उसमें हमारा एक इशू भी आ गया है ना, ये कि हम अब बंद हो गए ना, हम अपनी पॉलिसीज बनाने के काबिल भी नहीं रहे ना, हमें इतने अख्तियारात भी नहीं है कि हम अपनी पॉलिसीज बना सके। अगर गवर्नमेंट अपनी बना सकती पॉलिसी तो शायद कुछ कर सकती। अब आप तो पाबंद हैं, हम मकरूज कौम है,
जी। डायरेक्शन आनी है। देखिए सीधी सी बात है, कोई इदारा जो हमें कर्ज देता है वो सबसे पहले हर मामले में अपना सूद और अपनी असल रकम वो सिक्योर करता है, बाकी उसके बाद की बातें। 12 जून 2026 को जो वफाकी बजट पेश किया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये बजट IMF के तर्ज अमल पे पेश किया गया? जी 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 जी, इसमें अब ये बहुत पुरानी बात है, ये खुफिया चीजें हुआ करती थी, या लोग कहा करते थे कि जनाब ये IMF है, या ये कहना बुरा तो सब समझा जाता था कि यार हमारे बजट पर IMF इन्फ्लुएंस है। अब तो भाई गवर्नमेंट खुद, वजारत खजाना खुद, FBR खुद, जनाब हमें नहीं पता, हमें तो ये उन्होंने पाबंद है, हमें ये कंडीशंस है और इन शराइत को हमने पूरा करना है, और उसके लिए जो भी कट शॉट है, कलेक्शन है, करनी है। मुल्क में बढ़ती तवानाई बहरान सनती यूनिट तबाही के किनारे पर खड़ा है, रियल एस्टेट को प्रमोट किया जा रहा है, वजूहत क्या है सर? अब मैं और आप ना इन चीजों पे हम बहुत डिस्कशन होती रहती है। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब तो इन पे डिस्कशन भी नहीं बनती, सबको पता है तवानाई का बहरान क्यों है, ठीक है, लेकिन आप भी बेबस हैं, मैं भी बेबस हूँ। पॉलिसीज वो बनेंगी कि जो जी में चाहे वो बना लेते हैं। अब ना तो मेरी राय की कोई अहमियत, ना कोई आप कहें प्रेस है तो उसकी अहमियत, या कोई और मामला आते हैं किसी की इनकी अहमियत। मुल्क में जो सरमाया जारी निज़ाम जो पाया जा रहा है, सरमाया जारी निज़ाम को कैसे ख़त्म किया जाए? सरमायादारी निज़ाम को कैसे खत्म होंगे, मतलब कोई इंडिविजुअल, देखिए ये जो पूरा स्टेट का सेटअप होता है ना, खराब है। हाँ जी, सिस्टम खराब नहीं है, मतलब बात यह है कि यहाँ पे हमारे मामला ये हैं, ये मेरे चाहने से या आपके चाहने से नहीं होगा, ये जो पॉलिसी साज हैं बैठे हैं ऊपर, उन्होंने मतलब बनाना होता है स्केच कि जनाब ये सिस्टम है, ऊपर से हो जाता है। तो सर आपके ख्याल में नहीं है, बहुत सारी आपके तजुर्बात की रोशनी में तमाम पॉलिसी मेकर्स, हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान एक पीस पर आकर मुल्क की तरक्की के लिए समझौता क्यों नहीं करते सर? और उनके अपने जो क्या करना चाहिए कि उनके अपनी जो अगर कुछ और मामला होते हैं, समझौता नहीं है, मतलब सारा कुछ कर रहे होते हैं हर बंदा। यहाँ पे हम सिर्फ ओबे करने के लिए कि जनाब ये पॉलिसी, कोई बहुत से लोग आएंगे, बहुत अच्छे लोग आएंगे, ये नहीं है। आप FBR देख लें, आप और इदारे देख लें, वो जहाँ पे बंदा को सही आपको करेगा सिलसिला, तो वो बर्दाश्त भी नहीं करते दूसरे, वो गरीब अपनी सी लेके बैठ जाता है सारे मामला। क्या ईरान अमेरिका जंग बंदी के तहत पाकिस्तान को जो पोजीशन हासिल हुई है और इज्जत मुकाम हासिल हुआ है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ फायदा हासिल कर सकता है, अपनी सफारती ताल्लुकात मजबूत कर सकता है? लेकिन फिजिकली अगर हमारी कोई लीडरशिप बहुत, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है नहीं हमारे पास, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है हमारी। अब जाहिर है जो लीडरशिप है वो मतलब शख्सी सेटअप में हमारा निज़ाम चल रहा है, उसमें कोई अच्छा बंदा, और उसमें तो और आसानी हो जाती है, कोई और आसानी हो जाती है, इसमें नो डाउट। वक्ती तौर पे तो हमने एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया है। अब ये चीज तय करना कि हम इससे बेनिफिशियरी कहाँ होता है, हमारी स्टेट बेनिफिशियरी कहाँ होती है, ये मैं और आप नहीं कर सकते, ये वो कर सकते हैं। ईरान के साथ एग्रीमेंट कहाँ होते हैं, या मतलब वही होगा जनाब, सऊदी अरब कहेगा जी तो ईरान से तेल नहीं लेना, अमेरिका कहेगा ईरान से तेल नहीं लेना, गैस पाइपलाइन का भी ऐसी सिलसिला चलता रहेगा, तो फिर तो निजाम बुझेगा। अगर हम वाकई कोई हमारी स्टेट वेलफेयर के लिए किसी के ज़हन में प्लान है, पावरफुल लोग जो है उनके पास, अगर वो कर जाए तो ये मुल्क की किस्मत लाख होगी। क्या सूबे किस्मत होगी, क्या सूबे पाकिस्तान की मैशियत के लिए कोई नूर का किरदार अदा कर सकते हैं? सूबे मतलब इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट सूबे बनाना? नहीं, ये जो सूबे काम कर रहे हैं, हाँ जी, इनकी इकोनॉमी से पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हो सकते हैं? जो सूबों की इनकम है वही स्टेट की इनकम है,
मतलब सूबों ने या स्टेट की इनकम कहीं और से तो नहीं आती ना, मतलब वो तो डिवीजन की हुई है जैसे जैसे भी है। ये तो एज अ होल स्टेट के पास जब एक सेटअप सिलसिला हो जाता है, फिर खास सूबे हैं या जो भी है, फिर तो कोई मैं नहीं समझता मसला हो। पैसा तो अल्टीमेट हमारी गवर्नमेंट के पास सर, आता है। आपके तजर्बात की रोशनी में मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए क्या ठोस हिकमत अमली अपनाई जाए? में जो भी वो करे, अगर मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन इस वक्त ये है, जो जी पॉलिसीज बन रही हैं, जो मतलब फिर वही बात आ जाती है, एक एलिमेंट नहीं होता मैं कहूँ ये कर लो तो ये हो जाएगा, मतलब उसमें हर चीज मुख्तलिफ एलिमेंट होंगे आपके, आपकी ना मैशियत का सेटअप, जुडिशरी क्या कर रही है, एजुकेशन क्या कर रही है, हेल्थ क्या कर रही है, पब्लिक को क्या रिलीफ मिल रहा है, सारी चीजें मतलब होंगी, मर्ज होंगी। और फिर बात फिर वहीं आ जाती है कि माशी अब जो सिचुएशन है, इंडिविजुअल बेबस है, छोटा इंस्टीट्यूशन बेबस है, चंद लोग हैं, अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ की जा सकती है। अगर वो वाकई स्टेट के लिए किसी वक्त उनके दिमाग में आ गया कि हमने स्टेट के लिए, मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कोई बेहतर काम करना है, तो मैं नहीं समझता कि मुआशी निज़ाम भी दुरुस्त हो सकता है, सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग भी मौजूद है, सोर्सेज भी मौजूद हैं। मैं इसी से ही आप यही देख लें, अभी आना है, ये पता चल जाएगा ईरान और इराक में हमें चौधरी साहब बना दिया है। अगर हम इसमें कहीं बेनिफिशियरी नहीं है, सिर्फ चौधरी साहब बन के घर आ गए, तो देन तो हमारा फेलियर है, हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है कि हमने। चीन पाकिस्तान का पक्का दोस्त, चीन और पाकिस्तान के मुआशी ताउन जारी हैं। आप क्या समझते हैं कि चीन पाकिस्तान को कर्जे नई शराइत पर जो देगा वो आसान शराइत पर देगा? लेकिन ये दुनिया, हर मुल्क का अपना सेटअप है, हर मुल्क जो है उसकी प्रायोरिटी अपने लोगों को, अपने स्टेट को बेनिफिट देना है। चीन वो मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ बहुत सारी चीजें ये हैं कि हमारी ना ये इकट्ठी हैं, एक दूसरे के बेनिफिट, हमारे बहुत सारे कांटेक्ट उनके पास हैं। अब वैसे देख लें, ना हमारा मजहब, ना हमारा मसलक, ना हमारा कोई मामला, ना हमारे जीन, जो बिल्कुल उनके एतवारी आदात एतवार बिल्कुल रस्म रवाज मुख्तलिफ हैं, हमारा उनसे कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये ताल्लुक, ये प्योर मतलब कमर्शियल बुनियादों पर रिलेशन होते हैं। ये हमें बिल्कुल, जब तक चीन का सेटअप है वो देखता है, क्योंकि ना चीन भी तो देखना तो एक ही चीज है उन्होंने कि हमारे सस्ते दे देंगे, लो रेट पे भी कर्जे दे देंगे, गारंटी कितनी की मजबूत है, बात डिपेंड करती है उस बात पे, गारंटी कितनी मजबूत है। जितनी गारंटी मजबूत होगी, फिर कोई बंदा को कहता है कोई बात नहीं करती, अल्टीमेट जाहिर है वो हमसे चीजें मॉर्गेज भी आजकल देखने में आ रहा है सारा मामला, आजकल देखने में आ रहा है बैंकों की खिदमत पर भी सवाल निशान, अकाउंट होल्डर परेशान, उनके अकाउंट बिला वजह बताए बगैर क्लोज किए जा रहे हैं, शदीद परेशान है। ये इकामात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी होते हैं या FBI की तरफ से? देखिए, ये ना कोई नया कानून नहीं बना, लॉ मौजूद है। FBR को अपने टैक्स रिकवर करने के लिए मैयर मौजूद है, उन्होंने पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसमें एक मैयर 140 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसमें उनके पास अख्तियार है कि टैक्स पेयर की कहीं जो भी रकम पड़ी हुई है वो उनसे डायरेक्ट ले सकता है, खा वो बैंक क्यों ना हो। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि ये जाके इनके पैसे पड़े हैं दे दो, वो वही रकम लेता है जो रिकवरी में पड़ी हुई है, मतलब उसके टैक्स गुजार के अगेंस्ट एक फैसला हुआ है, उसने जमा नहीं कराया। सर, माजी में तो नोटिस इशू होते थे। मैं वही बात कर रहा हूँ। अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है कि FBR इस वक्त शुतर बेमहार हो चुका है। उसकी वजह यही है कि ऊपर से नीचे तक सब शुतर बेमहार हो चुके हैं, वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं कानून। मैं जैसे आपने भी बात की कि ये अदालतों का मामला, ये वो, अब देखिए जैसे अदालतों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे, अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सबके ये वाज़ेह डायरेक्शंस मौजूद है फैसलों में कि आपने सर्विस जो है वो ऑनलाइन सिर्फ नहीं करवानी,
बल्कि आपने ये सर्विस जो है 218 सेक्शन में कि आपने बाई रजिस्टर्ड पोस्ट बाई कोरियर भी देना जी, है। बिल्कुल। ठीक है, अब ये खास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, खा हाई कोर्ट का, ये दर इतना समझते नहीं है कि जो हमारा जो करना कर लो। उसकी वजह इन पे कोई चेक बैलेंस नहीं। ये जितने बैंक रिकवर हुए हैं, सॉरी बैंकों से पैसे निकले हैं, जी। 90% वो केस हैं, देखना 17 का फैसला 20 में किया हुआ, 22 में किया हुआ, 22 में उसने कर दिया, अब वो नेट पे डाला है, मुझे तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। मैं यही कहते हैं कि इतनी कौन सी एजुकेशन दी है ना नेट में, ये जनाब पढ़ा है, अच्छा फिर 4 साल पूछते भी नहीं है। बिल्कुल। 138 का नोटिस डाला, अगले 140 का डाल के बैंक अटैच करके पैसे काट ऐसे लेते। ही निकलने। टैक्स पेयर को उस वक्त पता लगता है कि मेरे पैसे निकल गए हैं जब बैंक मैनेजर बताता है भाई मैंने तो तेरा डीडी बना दिया है, मैं तो डिमांड ड्राफ्ट बना दिया इन फेवर ऑफ एफबीआर, इसलिए आप कुछ कर लो। उस वक्त उसने क्या करना होता है, इसमें कोई शक नहीं, चीजें मौजूद हैं, इसमें एक तरीकेकार है, बिल्कुल नॉर्मलिटी है इनकी, उसमें लॉ को नजदीक से भी नहीं देखते ये। इसमें जो वो कहते हैं कि ठीक है मुल्क भी ऐसे चल रहा है, हम भी ऐसे चलाएंगे। मुल्क में इदारों की खामियों में के हवाले से बातें तो सब करते हैं, अजाला करने को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? बात आप ना बात वही आ जाती है अजाला की, मतलब अब ना अजाला वो करेगा जो कहीं जवाबदेह है, जी। मतलब हमारी मौजूदा पार कहीं जवाबदेह नहीं है, हमारे पॉलिसी मेकर जो बना के कहीं जवाबदेह नहीं है, आप जो मर्जी कर लें वो मतलब सिलसिला खत्म हो गया। वहां पब्लिक गवर्नमेंट कहीं होगी, पब्लिक के लिए काम करेगी, पब्लिक में आना होगा, पब्लिक को जवाबदेही होगी, तो वहां पे आके कोई चाहिए। तो सर पाकिस्तान कैसे रोशन होगा, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल कैसे नजर आएगी अगर यही हालात रहे? देखिए दो चीजें हैं कि अभी तक तो जो पावर्स आके काबिज हो जाती हैं और सेटअप सिलसिला कर देती हैं, वो तो हमने जो तारीख में नजर आया है, हमने देखा है, वो अल्टीमेट मईशत के लिए भी सियासत के लिए भी वो नेगेटिव ही मतलब रहे हैं। शायद कोई अगर मुमकिन है हम नई कानून पे चलते, नई सेटअप सिलसिला, कोई मर्द मुजाहिद इसी किस्म का कोई आके अपने जाती मफादात छोड़ के स्टेट के लिए काम करना चाहे और कोई अल्लाह ताला किसी के ज़हन में डाल दे, वो तो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता। क्योंकि ना हमने ये देखा है पिछली सारी गवर्नमेंट पे देखिए ना, जो भी ताकतें रही है उनका ज्यादा जोर यही रहा था कि अपने टेन्योर को किस तरह प्रलॉन्ग किया जाए, पॉलिसीज वही बनती रही हैं, कभी सियासत को रंग बदंगा कर दिया, कभी कुछ कर दिया, इन्हें रिलीफ दे दो, इन्हें पकड़ लो, इन्हें धक्कर दो करके ना टारगेट एक ही था कि मतलब हाउ टू प्रलॉन्ग देयर पीरियड टेन्योर, मतलब हम अपनी गवर्नमेंट को टेन्योर, गवर्नमेंट है या जो भी है हुकूमत का लंबा टेन्योर कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ताला से पाकिस्तान की तरक्की के लिए और इदारों को फहाल बनाने के लिए काली बेड़ियों को कैसे बाहर निकाला जाए? देखिए दो आपने एक क्वेश्चन बार बार वही आ जाता है जहां हम और आप बेबस हैं। हम अब पहले आप प्रेस से आपका ताल्लुक था, मेरा वकालत से ताल्लुक था, है आपका भी है माशाल्लाह, इसी तरह इदारों के ताल्लुक थे। तो हम कहते थे कि हमें अपने अंदर रह के बात कर लेनी चाहिए, आपका मतलब जैसे है आप करें, मुझे भी अपने फोरम को इस्तेमाल करते हुए बात कर लेनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अब हम बात भी नहीं कर सकते। अगर हम फोरम पे बात करते हैं, आज अगर मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जस्ट मैं अपनी राय का इजहार कर दूं और वो इजहार किसी को ना पसंद हो, तो शायद मैं पाकिस्तान का अगले दिन मैं पाकिस्तान का गलीज तरीन आदमी बन जाऊं कानून की नजर में, और सारा कुछ ही मुझ पे हो जाए। तो हर बंदा सर क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? जी अल्टीमेट इसमें ऐसे है कि अच्छी उम्मीद तो हम बावजूद इसके हम हमारी अपने करतूत भी शायद बहुत अच्छे नहीं है और मामलात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरण तो है। शायद हमारी अगली जनरेशन में जाके कोई सिलसिला, देखो ना जो पॉलिसियां ये हैं अल्टीमेट रहता नहीं है ऐसा कि बुरा वक्त चल रहा है बुरा ही रहना है, कुछ ना कुछ तो अच्छाई आएगी।
इंशाल्लाह देर आए कश्मीर पे दुरुस्त आए। बात करते हैं सर। हाँ जी, कश्मीर पे बात करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात से कबल जी जी एक्शन कमेटी के मुतालबात रावला कोर्ट का सामने पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। एक्शन कमेटी के मुतालबात सामने आए कि जी 12 सीटें पाकिस्तान से ख़त्म की जाएं। जी। आप क्या समझते हैं कि 12 एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? बात वही है अब फिर वही आ जाती है। ये जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं ना, ये अपनी आसानी के लिए काम कर रही होती है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की ये 17 सीटें ना, ये कोई कश्मीरी उनकी नहीं है। ये कौन सी बात है? उधर से बंदा जो कश्मीर में रह रहा है जी वही बंदा वहां जानता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। जी ठीक है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लोगों के लिए क्या अच्छा है। ये 17 सीटें तो गवर्नमेंट बनाने के लिए, कि एस्टैब्लिशमेंट फेवरेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर उनका एक मुतालबा है तो उसका हाल ये तो नहीं है कि लटाओ और मारो, डायलॉग करो। अगर उससे उनका कोई मौकफ है तो एक चीज ऐसा नहीं है कि एक चीज बन गई है, कोई सारी तायात चलनी है। इसे बिल्कुल करना चाहिए। मतलब अगर हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर है हमारा, मतलब हिस्सा है, सब कुछ है, तो अगर उसको इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब पोलिटिकली वो चाहता है ना वो सेटअप सिलसिला, और आप कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंस ही दे देंगे, ऐसे भी सिलसिला है। लेकिन बात यह है, होगा नहीं। जन्नत नज़ीर कश्मीर आज तक प्रमोट नहीं किया गया कश्मीर को, क्यों? नहीं, प्रमोट ना भी करे तब भी वो ऑलरेडी दिलों में प्रमोट है लोगों के। मैं नहीं समझता कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको ना पता हो कि कश्मीर नो डाउट एक अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया हुआ है इंसानों के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए, खुद आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। उसको बहुत सारी मामलात हैं जिनको ना डिस्प्यूटेड रखा गया है, प्रॉन्ग डिस्प्यूशन प्रॉन्ग किया गया है। उनमें से एक इशू ये भी है कि ये ऐसे ही रहे तो बहुत सारे लोगों को ना मतलब मामला चलते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर पे एक सवाल है सर, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? देखिए, कश्मीर मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये देखें ये अब एक स्लोगन है। दुनिया पावर पे चलती है, ताकत किसके पास है? चाइना के पास थी, उसने सिंगापुर ले लिया। बिल्कुल। हमारे पास नहीं है। वो ये नहीं है कि हम पावर्स नहीं है, हम मतलब हैं, ठीक है, मतलब एक इशू है ना, वो तो एक डिस्प्यूटेड इशू तो आ गया ना कि ये मकबूजा है और उस पर वो बैठे हुए हैं। मतलब ये हमारे पास है, आजाद के हमारे साथ है, हमारे पास नहीं है, हमारे साथ है, वो साथ बैठे हुए हैं। ये हम नहीं समझते कि कश्मीर वो इंडिपेंडेंट हो या वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये मेरी जाती राय है। बाकी एक कोई वक्त आ जाए ऐसा पॉलिटिकल बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 5 जुलाई 2026 को बागी जिना लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस सिद्धार्थुर्रहमान लोधी साहब और मेहमान खुसूसी जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे ना इस बारे में पता नहीं है कि ये जो 5 जुलाई का इसका क्या, अब जरा क्वेश्चन प्लीज दोबारा जरा। तकरीब मुनक्किद हो रही है किस इशू में? कश्मीर के हवाले से हमारे चैनल की। अच्छा, आपके चैनल की। अच्छा, कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह मुनक्किद हो रही है, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थुर्रहमान लोधी साहब जी बादुर्रहमान लोधी साहब और मेहमान खुसूसी हैं जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साबिक चेयरमैन FBI। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे सालगिरह के मौके पर? बिल्कुल, हम तो देखें ऐसे है कि कश्मीरी अवाम, ये नेचुरल सी बात है। मैं कश्मीर से ताल्लुक़ हो ना हो, जो भी होता है हमारे लिए, हमारे दिलों में हमारा हिस्सा है। जैसे हमें
मतलब हमारा हिस्सा है वो, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, बिल्कुल। और ये जो भी उसमें एक आपके चैनल का एक सेटअप है, आप एक चैनल से 2-3 चीज़ें हो सकती हैं ना। देखो इस वक्त जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अवाम का एक मुतालबा है, जी उसको अगर गलत है तो देखो ना, उसको डिस्कशन तो हो सकती है, बता के दे दो। आजकल तो बहुत आसान तरीका है कि आप अगर मैं आप वो कहते हैं कि दूसरा तो डायलॉग करा दें, खुद ही बंदा टीवी में बिठा दें, उसकी बात ही नहीं निकले होगी। अगर गलत है तो आए बाएं शाएं, दुनिया बहुत अच्छी जज है आजकल। उसमें यही है कि कश्मीरी अवाम जो भी हैं, और वो पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान की उनसे अलग कोई चीज़ नहीं है, तो एक ही चीज़ है। यहाँ भी रोज मसाइल नहीं हो जाते। लाहौर मतलब हमारा पंजाब का क्लब है, कराची है, ये है, यहाँ भी तो देखें हो जाते हैं पुलिस के साथ मामला भी, क्लैशेस भी जो वहाँ भी हुआ है वो भी हमें ऐसे ही थे, क्लैशेस हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ बैठ के, और हमें हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि वो हमारे लोग हैं, बैठ के उनसे जो भी अगर उनका अगर जेन्युइन चीज़ है एक्सेप्टेबल करनी चाहिए उनको, और उनके लिए जो भी आसानियां हैं, हमें जाहिर है हमारा हिस्सा है। अगर हमारे लोग खुश है तो अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मुझे इसका पूरा एजेंडे का नहीं पता क्या है वहाँ सिलसिला है, और उन्हें भी अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए, आपको भी उनके लिए अच्छी ही कोशिश करनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। चैनल आज़ाद कश्मीर का है, उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माशाल्लाह दो जो आपके मेहमान हैं और मेहमान खसूसी हैं, दे आर लर्नड पीपल दोनों। उबैदुल्ला साहब माशाल्लाह एक नाम है, तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब, ये तो मैंने अभी आपका जिक्र भी किया उनका, तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब से बड़ी उनकी खिदमत भी है ना इस फिल्म, मतलब बहुत मतलब अच्छे लोगों में मैं समझता हूँ। तो हमें तो हमारे तो मोशन भी है, बिल्कुल हमारे तो मोशन भी है, हमारे मुल्तान टैक्स बार का सेटअप जो है वो उनका एक एहसान है, हम कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। जिंदाबाद।